सचिन पायलट को मुख्यमंत्री। धन्य हुआ रे राजस्थान जो जन्म लिया यहां प्रताप ने, धन्य हुआ रे सारा मेवाड़ जहां कदम रखे थे प्रताप ने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। न्यूज 18 राजस्थान का चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है महाराणा प्रताप की धरती उदयपुर में। मैं रविंद्र सिंह न्यूज 18 राजस्थान की टीम की तरफ से दो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और यह झीलों की नगरी और झीलों के ही किनारे यहां फतेह सागर लेक के आज चुनाव एक्सप्रेस की हमारी पूरी टीम पहुंची है। और अगर उदयपुर जिले की बात करते हुए पिछले 2018 के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली थी। और मौजूदा वक्त में 8 की 8 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन 7 सीटों पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। 1 सीट पर अभी ऐलान बाकी है। मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं आज के अपने पैनलिस्ट का एक एक करके। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जिलाध्यक्ष फतेह सिंह जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है फतेह सिंह जी आपका। वहीं बीजेपी की तरफ से जिलाध्यक्ष मेरे हमनाम रविंद्र श्रीमाली जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत रविंद्र जी आपका। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता उमेश खंडेलवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जनता जनार्दन के भी सवाल होंगे, लेकिन पहले सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं अपने मेहमानों के साथ। रविंद्र श्रीमाली जी, पहला सवाल आपसे। मेवाड़ की धरती को लेकर कहा जाता है कि जो मेवाड़ को जीतता है वही जयपुर में राज करता है। पिछली बार लेकिन ये रवायत टूटी थी। 28 में से 15 सीटों और भले ही बीजेपी जीती हो, 13 सीटें हासिल करने या यूं कहें कि 10 सीटें हासिल करने के बाद कांग्रेस की विजय हुई थी। इस बार माहौल क्या है? क्यों उदयपुर के लोग कांग्रेस को फिर से सत्ता में काबिज करें और सरकार बनवाएं? सबसे पहले तो न्यूज 18 न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और उदयपुर शहर की जनता को मेरा प्रणाम। उदयपुर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने ये सवाल रविंदर जी से पूछा या फतेह सिंह से? नहीं, ये फतेह सिंह जी आपसे, माफी। कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उदयपुर शहर ही नहीं, पूरे राजस्थान में जिस तरह से हमारी कांग्रेस की सरकार ने, माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी, चाहे चिरंजीवी ले लो, दुर्घटना बीमा ले लो, बिजली बिल ले लो, मतलब अनेक योजना। मैं भी लोगों से बात कर रहा था, मैं आ रहा हूं, लोगों से मैं बात कर रहा था तो लोगों ने कहा 5 साल के लिए सरकार को चुना था, मुख्यमंत्री को चुना था, लेकिन 5 महीने पहले इन योजनाओं की घोषणा की गई, तो इसलिए उनके मन में बहुत शंकाएं हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अगर सही बात मैंने अगर कही तो फिर भाई जोरदार तालियों के साथ आप बताइए, तो इसका कुछ आगाज तो कीजिए। कुछ उदयपुर की जनता कुछ शांत शांति दिखाई दे रही है मेरे को। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम 2-3 साल तो आप भी जानते हैं, 2 साल तो कोरोना में सरकार गया, और जिस तरह के सरकार ने आज गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई वो काबिले तारीफ है। हम क्यों नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे उदयपुर शहर की बात कर रहा हूं, आज चाहे नगर निगम बोर्ड ले लो, जिस तरह से नगर निगम के इसमें जो घपले हुए हैं, खासकर जो स्मार्ट सिटी को ले लो आप, जिस तरह से चाहे नीमच माता से हम देखें, जहां माचरा देखते हैं मंगरा नजर आता था, आज उदयपुर शहर की जनता आपके सामने बैठी हुई है। और पूर्व में जो सभापति रहे हमारे भाई रविंदर जी श्रीमाली, ये भी जानते, आज उस माचला मंगरा का पूरा सौंदर्य कर दिया गया। तो इनकी सोच आपको उदयपुर पूरी जनता बताएगी कि इनकी सोच क्या रही गई। आज जो आज महामहिम बन के बैठे हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी वाले से, गुलाब चंद कटारिया जी की बात कर रहे हैं आप? गुलाब चंद जी कटारिया जो हमारे 20 साल उदयपुर शहर से विधायक रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछना चाहता हूं, इन्होंने हाईकोर्ट का मुद्दा ले लो, चाहे जो हमारी यह ऐड की नदी, जो वेनिस बनाने के जो सपने दिखाए उदयपुर की इस भोली भाली जनता को, उसको आज जाके देखो। हाईकोर्ट की मांग थी, बीजेपी नहीं उसने पूरा करने दिया, और आहड़ नदी का सौंदर्यकरण नहीं हो पाया। और दूसरी बात यह कि 10 गारंटियां गहलोत सरकार की तरफ से दी गई, 7 गारंटी भी दी जाए, बीजेपी को क्या आपत्ति, आम आदमी को फायदा हो रहा है? तो देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2018 में जो घोषणाएं की थी, सबसे पहले तो कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार उस पर गौर करे। 94% बोल रहे हैं पूरी हो चुकी है। देखो, आंकड़े वाली बात है, लेकिन आम लोग, विद्यार्थियों को पूछिए, किसानों को पूछिए, और जिस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाली बात की गई, समय समय पर जिस प्रकार से बिजली की दरें बढ़ाई, मेरा मानना है कि आम आदमी अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। जिन जिन वादों पर बेरोजगारों को रोजगार देना और
किसानों के लिए जिस प्रकार की बात की है। नहीं, लेकिन यहां पर बात फतेह जी ने पूछा ना कि उदयपुर में हाई कोर्ट की बात की गई, बीजेपी ने नहीं आने दी। आहड़ नदी की भी अगर बात करें, वेनिस बना दिया जाएगा, बड़ी बड़ी बातें बीजेपी की तरफ से की गई। आप उनकी बातें कर रहे हैं, वो आपकी बातें कर रहे हैं। जनता इसी में तो कंफ्यूज हो रही है। आप अपना भी तो जवाब दीजिए कि क्या रही कमी बीजेपी की। लगातार 20 साल से विधायक यहां पर नगर निगम नगर परिषद में ही आपके प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ दिया यहां पर? नगर निगम ने आप जो देख रहे हैं शहर के चारों ओर, यहां पर पर्यावरण की दृष्टि से विचार करें तो यहां पर बहुत सारे सुंदर काम किए। पहाड़ियां लोगों की आवाज आ रही है पीछे की चारों तरफ घोटाले ही घोटाले हैं। घोटाले, देखो घोटाले के बारे में हमने साफ कहा है, आप इसकी जांच करा लो। इनके अधिकारियों के पास भी गई, क्यों मेरे को लगता है कि यहाँ के अधिकारी और ये लोग भी उसके अंदर लिप्त है, इसलिए अभी तक उसकी कोई जांच नहीं कर पा रहे हैं। जांच क्यों नहीं कर रहे भाई? सरकार आपकी है तो घोटालों की जांच कीजिए। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नगर निगम के बोर्ड ने 13 समिति के अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया और एसओजी से जांच की मांग की गई। इन्हीं के बोर्ड के पार्षदों ने, इन्हीं के समिति के अध्यक्षों ने, इनसे पूछा जाए तो क्या वो समिति के अध्यक्ष जो सामने बैठे हैं वो गलत है, जो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के? लेकिन लाल डायरी की भी आवाज आ रही है कि लाल डायरी पर कुछ क्यों नहीं किया पीछे? सर, सामने खड़ा लाल डायरी के अब नजर आएगी इनको चुनाव में। लाल डायरी जिस तरह से कांग्रेस जीतेगी, पुनः सरकार बनाएगी, वो जिताएंगी। इनसे पूछो, जो समिति अध्यक्ष जी बैठे हैं, 13 समिति के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है महापौर को, और बीच में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने बीच बचाव कर इनको बचाया है। क्या ये अपने आदमियों को बचाने का खेल चल रहा है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से? देखिए साहब, आज उदयपुर की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिला है और निरंतर 6 बोर्ड बने और शहर के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जो भ्रष्टाचार करने वालों चाहे इसका जवाब दीजिए ना साहब। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान की विधानसभा में भी ये प्रश्न उठा था और इसके लिए मांग की थी कि जो जो लोग इसके अंदर लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। क्यों नहीं इनके लोग अभी तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं? इसका मतलब भ्रष्टाचार, जो जो अधिकारी कर्मचारी है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा रहा है और रविंद्र जी ने कहा कि शहर के चारों तरफ देख लो, लेकिन शहर के चारों तरफ एक ट्रैफिक जाम की समस्या, पार्किंग की समस्या बेहद महत्वपूर्ण देखने को मिल रही है। जी बताइए। नमस्कार जी, पहले तो आपका स्वागत है। हमको बोले। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार हटाने के मुद्दे पर ही यहाँ पर आई है। आम आदमी पार्टी का मेन मुद्दा हर व्यक्ति के घर। कहाँ है यहाँ भ्रष्टाचार? किस चीज में भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार आप हर फील्ड में देख सकते हैं। आप भू माफिया यहाँ पे लगे हुए हैं, हर जगह पे आज जमीनों की दर इतनी ऊंची कर दी है, वो भ्रष्टाचार के कारण हुई है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कोई चोर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का काम करने वाला चोर नहीं है, लेकिन उसको भू माफिया की तरफ से देखा जाता है। वो भू माफिया नहीं है, वो उनको एक एक प्लॉट देना पड़ता है उनको, इसलिए उसको प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। कोई चोर नहीं है यहाँ पे। भ्रष्टाचार होने की आम आदमी पार्टी ने 8 सीटों पर से कितने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी? आज तक, अभी तक आम आदमी पार्टी ने 80 से 85 सीटों की। नहीं, मैं यहाँ की बात, उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर उदयपुर में करीबन 3 सीटों की घोषणा प्रत्याशी नहीं मिल रहे क्या? हो गई है और उसकी भी लिस्ट आने वाली है। वो आज ही लिस्ट आ जाएगी। लगभग हमने पूरे राजस्थान में 85 सीटों पे घोषणा कर दी है और बाकी सब जगह पे भी। भाई साहब, बहुमत के लिए 100 सीटें चाहिए। यहाँ पे आप प्रत्याशियों की बात करें, यहाँ पे बड़ी आवाज निकलकर सामने आ रही है। यहाँ से सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए भाई साहब के पास आता हूँ। हाथ रेज किया है इन्होंने। क्या सवाल है साहब आपका? किससे सवाल है? मेरा फतेह सिंह जी से पूछना है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्होंने 725 किलोमीटर से अपना प्रत्याशी आयात क्यों किया? उदयपुर में ये जितने बैठे हुए बेचारे दिखावे में बैठे हुए, मन में कूचे बाहर कूचे, इनको पूछो आयात क्यों किया? क्या उदयपुर में एक भी नेता इनको नहीं मिला? क्या ये उदयपुर के जनता के साथ धोखा? बाहरी प्रत्याशी गौरव वल्लभ जी हाँ, मुखर प्रवक्ता है और 1 ट्रिलियन में कितनी जीरो, उसकी चर्चा और डिबेट से बड़ी वायरल उनकी हुई थी बातें। मैडम भी कुछ पूछना चाह रही हैं, ये जवाब फतेह सिंह जी आपसे लूंगा और काउंटर सवाल रविंद्र जी आपके पास भी होंगे। मैम क्या सवाल है? सर, मेरा ये सवाल है कि आपने जब पूछा था कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ लास्ट के 6 मंथ में घोषणाएं कर रही है, तो मेरा इनसे ये पूछना है, इन्होंने ये कहा था कि 2 साल तो कोरोना में चले गए और वेनिस नदी का ये इन्होंने बोला है, तो मेरा इनसे ये सवाल है कि 2 साल जब कोरोना में गए थे तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीन बनाई थी, लोगों को राशन उपलब्ध कराया था, इवन दो अदर कंट्रीज में भी वैक्सीन सप्लाई कराई थी और बहुत से ऐसे कार्य किए थे जो अनगिनत कार्य वो हम गिना सकते हैं। तो क्या राजस्थान की सरकार उन 2 सालों में कुछ नहीं कर सकती थी? कोरोना का बहाना ले रहे। और बिल्कुल, यहाँ पे अभी 2 सवाल यहाँ पे लिए, इसके बाद 2 सवाल लेने के लिए यहाँ पर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले गौरव वल्लभ को प्रत्याशी बनाया गया, जोधपुर से है, ये कम लोग ही जानते होंगे। क्या कोई कैंडिडेट नहीं मिला? क्योंकि शिकायत लोगों की है कि बाहर के प्रत्याशी को लिया गया है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से। इनकी शिकायत बिल्कुल जायज है।
क्योंकि जो महामहिम में आज गुलाबचंद जी कटारिया, वो आज से 20 साल पहले पैरासूट बड़ी सादड़ी में उम्मीदवार हुए थे। उस टाइम इन सब की जीवन बनती, ये बातें करना जानते हैं। आज हमारी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को हमारे लिए चुनाव लड़ने के लिए भेजा। हमें फक्र है कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी ने उदयपुर साइड से। नहीं, ये बात सही है। मैंने माना आपने आपको एग्जांपल अगर गुलाबचंद कटारिया का दिया कि वो भी बाहर से आए थे, लेकिन क्या कांग्रेस की, आप खुद जिलाध्यक्ष हैं उदयपुर जिले के, तो क्या कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था? क्या फतेह सिंह जी के रूप में टिकट नहीं दिया जा सकता था क्या कांग्रेस की तरफ से? सर बिल्कुल दिया जा सकता था, लेकिन पार्टी में, हमारी पार्टी में सर्वे होता है। इनके जैसा नहीं कि आका टिकट बांटते हैं। हमारी पार्टी में सर्वे होता है, सर्वे के हिसाब से हम सब भी थे। रविंद्र जी, यहां पे सवाल यह है कि भाई जब आपके प्रत्याशी उदयपुर में घोषित हुए तो फिर उप महापौर आप ही की पार्टी के कहते हैं कि मैं यहां पर बगावत करूंगा और मैं भी टिकट के लिए लड़ाई लड़ूंगा, तो बात तो यहां पर आपके प्रत्याशी को लेकर भी उठी है ना? देखिए, नाराजगी तो है। नहीं, नाराजगी बहुत आदरणीय नाराजगी थी, और हमको पूरा विश्वास था कि हमारे संस्कारित कार्यकर्ता है, आरएसएस के कार्यकर्ता है, संगठन के कार्यकर्ता है, कैडर बेस पार्टी के कार्यकर्ता है, तो जो मैंने पहले दिन ही कहा था। अरे मुझे जवाब ये दीजिए कि पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती है, अनुशासित पार्टी की बात करती है, तो इतने सारे बीजेपी के बगावती नाराज क्यों चेहरे दिखाई दे रहे हैं? उदयपुर जिले की हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो आपके पार्टी के दावेदार खड़े हो गए कि हम यहां पर बगावत करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आज आप देखिए ना, हमारे नामांकन में हमारे साथ में थे, तो कंधे से कंधा मिलाकर वो सहयोग कर रहे थे। ये साथ साथ हो चुके हैं, ये साथ साथ आ चुके हैं। सर कल तक जिस आदमी की इन्होंने विरोध करा, कल तक वही आदमी उप महापौर जी कहते थे कि ये सनातनी नहीं है, कि ये पार्टी का सनातनी नहीं है। ताराचंद जैन ने पार्टी के खिलाफ काम करा, आज जो उसके साथ चले गए। इनकी पार्टी में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनसे पूछो क्या ये सनातनी है या नहीं? ये आरोप लगाया था, तो बताइए इसका जवाब क्या है कि जब सनातनी नहीं है का आरोप आपके जैन साहब पर लगा दिया, क्या वो सनातनी है या नहीं है? निश्चित रूप से सनातनी है। मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं आपके सामने, जब अपने मंदिर के अंदर प्रतिष्ठा कराते हैं, वो स्फटिक महावीर की प्रतिष्ठा करवाते हैं, वो गौ सेवा करते हैं, और इस आसपास के समस्त क्षेत्र के अंदर गौ सेवा का और पशुओं की सेवा कर रहे हैं, उनकी बीमार। लेकिन ये बताइए फतेह सिंह जी, ये बताइए, ये कांग्रेस सनातनियों की कहां से चिंता करने लगी? वो साउथ के कुछ नेता हैं आपकी पार्टी के हिस्सा, वो सनातनी को नष्ट करने की बात करते हैं, सनातन धर्म को है, मतलब अपने हिसाब से आप राजनीति सनातन पर करेंगे, ये है क्या? मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सनातनी हूं। जिन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा, जिन्होंने सनातन को खत्म करने की बात कही, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर मैं उनको नहीं कहना चाहिए, जिसने भी कहा है गलत। अगर फतेह सिंह यहां पर मंच पर खड़े होकर बात कहते हैं, तो कांग्रेस के किसी बड़े नेता लीडर ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? सर मैं मेरी बात कर रहा हूं एक अध्यक्ष होने। आप भी तो कांग्रेस में ही है ना? बिल्कुल कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूं, और मैं गर्व है मेरे को कि मैं हिंदू हूं और मैं सनातनी हूं। क्या बात है, ये क्या कुछ हिंदू मुस्लिम होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पर चुनाव? अगर ये कांग्रेस भी सनातन की बात करने लगे और मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं अगर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बोल रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा मसला है क्या जो आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि चुनाव आने के वक्त हिंदू मुस्लिम याद आ जाता है? देखिए, भाजपा ने कभी भी सनातन की बात नहीं की है। भाजपा ने कभी वर्गों को आपस में नहीं बांटा है। उसने कहा है हम केवल और केवल भारत की सेवा के लिए, हम अपने लिए नहीं, अपितु राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कैसे हो, पार्टी की जो विचारधारा है। और मेरा मानना है सनातन संस्कृति के लिए इस पार्टी ने बहुत कुछ किया है। बिल्कुल। ये बताएं उमेश जी कि भाई हिंदू मुस्लिम सनातन ये मुद्दे हैं चुनाव में, या फिर उदयपुर के स्थानीय मुद्दे, राजस्थान सरकार के किए गए काम या भावी सरकार से किए गए काम बड़े मुद्दे होंगे? सर, हमारे यहाँ पे किसी भी तरह का जाति धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं रहता है। ये सब मुद्दे उन बड़ी पार्टियों के लिए जो उनको वोट बैंक समझते हैं। तो क्या मुद्दे हैं? हमारा मेन मुद्दा है कि हर व्यक्ति के घर में सही समय पे 24 घंटे बिजली आए, 300 यूनिट फ्री आए, जो कि हमको देने का वादा किया है, और वही हम वादा करते हैं यहाँ पर भी। हम हर व्यक्ति की स्कूल की फीस कम करने, हर व्यक्ति को बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का हक है, और उसके लिए अच्छे सरकारी स्कूल होने चाहिए। बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है उमेश जी, लेकिन एक चीज ये बताइए कि जब उत्तराखंड में चुनाव हुए, जब गुजरात में चुनाव हुए, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया गया, लेकिन राजस्थान में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, मुख्यमंत्री के नाम का आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान नहीं किया जा रहा है। यहां पर सवालों की शुरुआत इस कतार से भी लेता हूं। मेरा प्रश्न जिलाध्यक्ष रविंद्र जी शिमाली साहब से है। मैं नगर परिषद में पार्षद भी हूं मनोनीत। 1250 करोड़ का स्कैम खोला था।
और आपने? हाँ 272 प्लॉट का। ये बात कहते हैं कि जिन दिखला है, एसओजी में मुकदमा दर्ज है। इनकी पार्टी का एक भी पदाधिकारी उसमें बोला नहीं, और ये कहते हैं फर्जी हैं, फर्जी कह रहे हैं। तो इसके अंदर हुआ क्या उसका? फिर घोटाले की जांच हुई, कोई आरोपी पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया? या दोनों पार्टी के लोग उसमें शामिल थे इसलिए दबा दिया गया मामला? इनकी पार्टी ने, इनके बोर्ड के, इनके महापौर ने, जो मोनी बाबा है उदयपुर का, उसने उस मामले को बोर्ड की मीटिंग में ही दबा दिया। राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया फिर उस पर? राजस्थान सरकार ने एसओजी में मुकदमा किया, उसकी जांच हो रही है। कब तक होती रहेगी जांच? तो जांच का विषय तो सर आपको बता दो, पुलिस और डिपार्टमेंट। ठीक, आपका सवाल। मेरा क्वेश्चन उदयपुर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव होने जा रहा है उस पर है। उदयपुर में 30 साल से बोर्ड नगर निगम का है, 20 साल से यहाँ का विधायक गुलाब चंद जी कटारिया महामहिम साहब हैं। 20 ऐसे काम गिनाए बोर्ड और दोनों मिलकर जो इस उदयपुर में सुखाड़े जी से बेहतर हो, हमारे किसी भी नेता का जो मुख्यमंत्री रहा है उनसे बेहतर हो। इस उदयपुर के हित में जो 1672 करोड़ इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे लगाए हों, जो 3000 करोड़ का हमारा बजट अभी जो इस बोर्ड का, इससे पहले वाले बोर्डों में ये बिल्कुल, मैं बिल्कुल सवाल करूंगा रविंद्र शिमाली जी से। ये बताइए कि 20 साल से, लंबे वक्त से बीजेपी के यहाँ पे नुमाइंदे रहे, तो फिर बताइए कि 20 काम तो खैर ज्यादा लंबा हो जाएगा, 3 काम गिना दीजिए जो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किए गए हों। पहला काम जो मोहनलाल जी सुखाड़िया ने देवास प्रथम का काम प्रारंभ किया। 1 मिनट रुक लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। वो बोल रहे कांग्रेस का काम था वो, और देवास द्वितीय यदि किसी ने किया तो वसुंधरा जी राजे कह रहे हैं कि वो भी कांग्रेस का काम था। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना, देवास द्वितीय किसी को का श्रेय जाता है तो वसुंधरा जी राजे और गुलाब चंद जी कटेरा साहब को जाता है। दूसरी बात, आप ये रोपवे की बात कर रहे हैं, ये रोपवे भी हमारे समय में प्रारंभ हुआ है। शहर के चारों ओर शहर के चारों ओर जिस प्रकार से उपनगरीय क्षेत्र के अंदर हमने जोगी तालाब और उसके साथ साथ अनेक ऐसे हमारे पर्यटक स्थल हैं, उनको हमने विकसित करने का प्रयास किया है। पर्यावरण की दृष्टि से हमको विकसित किया है। खेल गांव की अगर बात करें आप, राजस्थान के अंदर ये पहला हमारा चित्रकूट स्टेडियम के वहां पर देखा आपने कि खेल गांव के अंदर पहले 26 हेक्टर था। ये 3-4 काम गिनाए, उसमें से पीछे से आवाज भी नहीं। हाँ जल्दी 26 हेक्टर के हमने 26 हेक्टर और सुविधा प्रदान की और जमीन दी है। और ये कुल 52 हेक्टर जमीन हमारे खेल गांव के लिए दी है, खेल सुविधा के लिए दी है। अनेक बहुत सारे काम है। स्मार्ट सिटी की बात कही, स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई थी तो 20 से पहले जो शहर बाहर देश के थे उसमें उदयपुर का नाम भी था, लेकिन क्या वाकई उदयपुर की सिटी स्मार्ट हो चुकी है? क्या वाकई उदयपुर स्मार्ट हो चुका है? हाँ जी बताइए। सर मैं बताता हूं, इनकी नजरों में स्मार्ट सिटी में, भाई मेरे साथ चलना, अभी बता दूंगा। स्मार्ट सिटी में ये जो काम कर रहे हैं ना, अभी ये बाहर रहते हैं, मैं जानता हूं। आप जवाब दीजिए ना। और मैं बता रहा हूं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे करें। आज जो शहर का अंदरूनी इलाका है, आज स्मार्ट सिटी में ये कह रहे हैं कि हमने उपनगरीय क्षेत्रों में ये कर दिया। आज जो अंदरूनी इलाका है वहां पर आप चल के देखिए, क्योंकि नालियां तो आज स्मार्ट सिटी के काम से बंद कर दी, लेकिन आज सीवरेज का पानी आज रोड पे बह रहा है। आज जगदीश मंदिर जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए, तो आज वो गंदे पांव बिल्कुल जगदीश के मंदिर में ले जाए। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। चलिए ये ठीक बात है कि 20 साल से बीजेपी को ही यहां के लोग जिताते आ रहे हैं, कांग्रेस के मन में ऐसी नाराजगी यहां के लोगों के प्रति क्या है? आप अपनी सरकार के द्वारा किए गए 2 कार्य बता दीजिए, राजस्थान की सरकार ने 5 साल में यहां पर किए हो। सर राजस्थान की सरकार ने, आज मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, देवास योजना तो करिए मुख्यमंत्री महोदय ने। आज जो स्पोर्ट्स, तो रविंद्र जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की तरफ से आई है देवास योजना। सर सबसे पहले सुखड़िया साहब के टाइम आई, फिर गुलाब सिंह जी सक्ताबाद। अच्छा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्या सुविधाएं हैं? जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बड़ा हॉल बन रहा मल्टी कॉम्प्लेक्स, वो 1 महीने 1.5 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और क्या काम? इसके अलावा शहर की अनेक योजनाएं जो मुख्यमंत्री ने कर दी है। यहां पे बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं, तो यहां पे सवाल लेने और भी जरूरी होते हैं क्या? जी बताइए। 50 करोड़ रुपया इन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए घोषणा की विधानसभा के पटल पे, उसका कागज आज दिन तक इस उदयपुर शहर को नहीं आया। केवल मुख्यमंत्री है, वो जोधपुर का मुख्यमंत्री है, राजस्थान का उसको कोई लेना देना नहीं है। सर मैं फतेह सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आज जिस ढंग से पेपर घोटाले हुए हैं, जो आज 78 लाख युवा, सवाल हाँ मैं वही पूछ रहा हूं, इसमें उनके नेता पकड़े जाते हैं,
आज इनके मुख्यमंत्री के बच्चों को ईडी वाले बुला के पूछते हैं पेपर घोटाले में, और पेपर घोटाले में इनका सदस्य। दो सवाल हमें ईडी, जी हाँ, ईडी के बाद में मैं आऊंगा क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह कहना है कि जब चुनाव आते हैं तब तब ईडी छोड़ दी जाती है। आपसे सवाल हो चुका है। आपका सवाल जी, पीछे बोलिए। भैया पहली बात तो 20 साल से उदयपुर में विधायक है बीजेपी का, और 20 काम नहीं गिना पा रहे। अपन कोई नया काम करते हैं तो उससे पहले हमारी पुरानी उपलब्धियां बता दें, इस कारण जनता में। बिल्कुल, ये भी सवाल वाजिब है। आपका सवाल? सर मेरा सवाल है व्यापार को लेके। पूरे भारत के अंदर अडानी और अंबानी को इतने से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज चुनाव एक्सप्रेस उदयपुर में आई हुई है और यहां जब ब्रेक चल रहा था तो दोनों ही तरफ से, या कहें कि चारों तरफ से अलग अलग तरीके से अपने पार्टी, अपने नेताओं के समर्थन में, विरोध में नारेबाजी हो रही थी। मैं यहां पे सवालों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करता हूं। क्या सवाल है आपका, बताइए। सर एक विपक्ष पे बरोबर हमला हो रहा है और विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। सर ये बड़ा सवाल है, क्यों विपक्ष नहीं रहना चाहिए क्या भारत में? ये ईडी को लेकर बात हो रही है बार बार। जी, ईडी और आईटी के यहाँ पर बैठे बैठे बोलिए। ब्रेक से पहले, जाने से पहले हमारे साथी पार्षद जो सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे को सबको बताया कि भाई कोरोना के इस काल में मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। क्या इनको पता नहीं है कि भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में सराहा गया और पूरे उसकी तारीफ नरेंद्र मोदी जी ने की? क्या उनकी तारीफ का बिल्कुल, कोरोना मॉडल में भीलवाड़ा की यहाँ पर तारीफ की गई। कुछ यहाँ पर भी सवाल है। एक मिनट बताइए। गोविंद सिंह चौटाला के घर पे जो 2 मोबाइल चार्जर चोरी हुए हैं उसमें ईडी का महत्वपूर्ण हाथ है, और अन्नदाता आज सड़कों पे बेहाल है, उसमें ये बीजेपी सरकार बहुत अन्नदाताओं के साथ खिलाफ कर रही है। बताइए अन्नदाताओं से। हाँ बोलिए। ईडी के द्वारा चुनावों के अंदर 15-15 लाख ईडी के द्वारा भेजे जा रहे हैं हर घर के अंदर प्रचार के लिए। तो ईडी को लेकर यहाँ पे कुछ नाराजगी दिखाई है। चाचा भी हैं, जरा मैं चाहूंगा कि इनका भी कुछ सवाल था। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे। ये क्या सवाल है? एक ये मेरे पास रहने दीजिए। सबका साथ और सबके विकास की बात की जाती है। मैं विजय श्रीमाली जी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की 200 सीट में से किसी एक भी मुस्लिम को उन्होंने टिकट नहीं दिया, तो आखिर क्या वजह है उसकी? आप मुझे वजह बताएंगे। और पिछली विधानसभा में जो एक मुस्लिम था उसका भी अभी टिकट काट दिया गया। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ये मुस्लिम को लेकर यहाँ, हाँ और बोलिए। ऐसा है कि जब भी चुनाव आता है तो ये हिंदू मुस्लिम के ऊपर क्यों लड़ा जाता है? धर्म का आधार क्यों बनाया जाता है? विकास के आधार पर क्यों नहीं लड़ा जाता? बिल्कुल, ये बड़ी बात यहाँ पर कही है। मैं इसी सवाल पर आपके पास आता हूँ, लेकिन चलने से पहले, वहां पर पहुंचने से पहले एक सवाल और ले लेता हूँ। मैं चाचा को बताना चाहता हूँ कि हमारी वसुंधरा जी की सरकार में 500 राज्य मंत्री बनाए थे और यूनुस खान जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, टिकट नहीं दिया। उनका ये कहना है कि अभी तक नहीं। यहाँ पे आपका सवाल क्या? सफाई मत, ये सफाई तो मैं ले लेंगे, रविंद्र जी के पास जा रहा हूँ। भाई बहुत से समीकरण होते हैं, बहुत देखा जाता है कहीं पे कहाँ जीत सकते नहीं सकते। अभी हमारा तो समीकरण में लग रहा है कि किसी मुसलमान को बीजेपी टिकट। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सभी विपक्षी दल मोदी जी को फिलिस्तीन के विरुद्ध बता रहे हैं, जबकि इनको पता नहीं कि फिलिस्तीन की सरकार ने अपना देश का सर्वोच्च इनाम जो मोदी जी को दिया है, और हमास का नाम आता है, इनके मुंह में दही क्यों जमता है? तो जाहिर तौर पर एक युवा भी हैं। मैं आपके पास अगले राउंड में आता हूं, लेकिन यहाँ पे मुसलमान को टिकट बीजेपी की तरफ से अभी तक जितनी भी सीटों की घोषणा हुई है वो नहीं दिया गया है। क्या बात है? देखिए, ये काम हमारे आला कमान का है, शीर्ष नेतृत्व का है। एक एक सीट पर बराबर देखकर पैनल तो स्थानीय नेता ही बनाकर भेजते हैं ना, कि क्या कोई मुसलमान नहीं दिखाई दे रहे हैं? मुसलमान आपने देखा होगा, केंद्र सरकार में भी मुसलमान मंत्री बने, राजस्थान में भी बने, और अभी जिस प्रकार से देख रहे हैं परिस्थितियां होंगी। और एक बात भी लगातार यहाँ पे लोगों की तरफ से कही गई है कि ईडी बार बार इसीलिए भेजी जा रही है ताकि नेताओं की जुबान खत्म की जा सके, विपक्ष को खत्म किया जा सके। देखिए, एक मिनट में शांति सुनिए। आप इस बात का ये संकेत है कि ये राजस्थान की अब तक के आजादी के बाद सबसे भ्रष्टतम सरकार कोई है तो गहलोत सरकार है, और इसलिए इनके काले कारनामे जनता के सामने आ रहे हैं। पेपर लीक से जुड़े हुए इनके नेताओं को पूछो और पूरी जांच होगी तो सामने आ जाएगा। आज इनके एमएलए और इनके मंत्री आपस में एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं जब सरकार में बैठे। आप ही के मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार की जांच होने दीजिए ना, तो दिक्कत क्या आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है और कोई आरोप नहीं लगा रहा। जिस ये पेपर लीक की बात कर रहे हैं उसमें राजस्थान सरकार ने पहली ऐसी सरकार है जिसने पेपर लीक के मामले में कानून बनाया है कि डायरेक्ट उसको फांसी दी जाएगी और सजा दी जाएगी।
ये कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया है। केसावत जी तो गिरफ्तार हुए इसमें, लेकिन उसके बाद उसी कानून के तहत उनको जमानत भी मिल गई, उनको जो है एक तरह से रियायत भी दे दी गई। बाद में कानून बना, निश्चित रूप से कानूनी जांच होगी और उनको सजा मिलेगी। एक मामला और उदयपुर की भी जब जिक्र हुआ, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से इस बात को रखने की कोशिश हम करेंगे कि कन्हैयालाल हत्याकांड जिस रूप में हुआ, उस तरीके से हुआ, उदयपुर की छवि जहां पर जरूर धूमिल हुई। जाहिर तौर पर यह नहीं होना चाहिए था और राजनीतिक दलों को इस बार इस मुद्दे को चुनाव में नहीं उठाना चाहिए। ये एक मुद्दा इस तरह का है जो कि कानून व्यवस्था से रिलेटेड है और कानून इसके लिए काम करेगा और कानून इसके लिए काम कर भी रहा है। गहलोत सरकार इसमें अच्छा काम कर रही है, इसके लिए हम मना नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जल्दी उनको पकड़ भी लिया था, लेकिन उसके बाद में बहुतों को छोड़ भी दिया है। क्या कुछ अंदर खाने सेटिंग चल रही है क्या आम आदमी पार्टी? ये तो अच्छी बात है कि आप यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करनी भी चाहिए। कानून व्यवस्था की सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर बताइए कि क्या स्थिति है। आप तो बीजेपी के हैं तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे। खैर, कानून व्यवस्था एकदम फेल्योर है, लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है। कन्हैयालाल हत्याकांड का आपने जिक्र किया, उस पूरे घटनाक्रम का मैं साक्षी हूं। कन्हैयालाल के ऊपर केस किया, पुलिस ने अनऑफिशियल जेल में बिठा दिया, हमने उनको पैरवी करके उनकी जमानतें कराई, उसको लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से उसको क्रॉस केस नहीं किया और समझौता करके छोड़ दिया, और उसमें पुलिस की लापरवाही की वजह से वो निश्चिंत हो गए, समझौता करवा दिया। इतनी बड़ी घटना हो गई। बताइए आप। प्रियंका गांधी बात करती है कि लड़की हूं लड़ सकती है। राजस्थान दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 आता है, मावली के अंदर के कांड होता है, भिलवाड़ा के अंदर कांड होता है, भट्टी के अंदर बलात्कार करके जला दिया जाता है, प्रतापगढ़ में एक लड़की को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। प्रियंका गांधी पूछता हूं कि वो इतनी बात करती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो एक भी बार यहाँ पे आके इनकी सूद नहीं ली। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आपने यहाँ पर अगर अपनी बात क्यों नहीं की? जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने भीलवाड़ा मॉडल का कहा। मेरा नाम डॉक्टर मुकुंदमी शर्मा है। यहाँ हॉस्पिटलों की क्या हालत थी आपको पता है, यहाँ ना ऑक्सीजन अवेलेबल था। इन्होंने जब वैक्सीन बनाई गई थी तो कहा कि मोदी जी का वो है, उसका विरोध किया था। इंदिरा रसोई है, यहाँ चिरंजीवी योजना है, हर जगह गहलोत का फोटो है, क्यों है? या दो महिलाएं भी हैं पीछे बैठी हुई, उनसे मैं मैम से आना चाहूंगा एक बार। जी, मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि माननीय गण जो भी हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस जो भी यहाँ पे सम्मानित लोग खड़े हैं, आप लोग वोट बैंक की राजनीति में एक महिला होकर भी किसी को न्याय नहीं दिला पाते। आज आप लोग यहाँ समक्ष खड़े हैं, आज बीजेपी के भी लोग यहाँ हैं और कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर है। वोट बैंक की राजनीति। हाँ, सवाल पूछिए मैडम। मैं सवाल ही तो कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक महिला अपनी एड़ी रगड़ती रहती है पुलिस थानों में, कोर्ट कचहरियों में, एसपी आईजी के पास। महिलाओं का यह आरोप है कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ यहां पर यह भी बातें कही जा रही हैं कि एफआईआर दर्ज करने के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ जाती हैं। जी हाँ, ये यहां पर फोटो दिखाई जा रहे हैं जाहिर तौर पर, लेकिन इन फोटो की जब बात आती है तो फोटो तो गोविंद सिंह डोटासरा के भी वायरल हुए थे, जिसमें वो पेपर लीक। मैं वही आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं, उन दोनों फोटो की बात करूंगा। पहले तो ये यहां पर जो फोटो दिखाई गई, कहा गया कि कन्हैयालाल के जो हत्यारे थे उनका ताल्लुक बीजेपी से था। इस पे क्या सफाई? देखिए, जरा गौर से आप बोलिए। आज ये फोटो दिखा रहे हैं, ये फोटो इसके अंदर मेरा फोटो है, लेकिन जिस प्रकार से इसको सुन लीजिए भैया, ये बार बार के जवाब। तो ये जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा कार्यक्रम था, मिस कॉल वाला कार्यक्रम था, और उसके अंदर कोई आगे खड़ा हो जाता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार। पेपर लीक मामले में मैंने कहा गोविंद सिंह डोटासरा की जो पेपर लीक मामले का आरोपी था उसके साथ भी फोटो दी, तो ऐसे तो वो भी क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो गया क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सफाई ये दे रहे हैं उस पर ही जवाब। मैं वही जवाब दे रहा हूं कि जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि वो हर कोई खड़ा हो जाता है जिसको अपने राजस्थान के जो पूर्व में गृह मंत्री रहे वो उनको उपरना उड़ा रहे, और वो जो बूथ पे बैठता, बूथ का कार्यकर्ता, आज भारतीय जनता पार्टी किसी बूथ पे आप हाथ खड़े कर रहे हो, आप लेके आए थे और आपके साथ का कार्यकर्ता था वो, मैं जानता हूं, आपके भी फोटो है, ये भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, और राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत साहब ने मात्र 4 घंटे में उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। लेकिन अब जो लेट कर रहा है वो केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार एनआईए क्यों अभी तक कुछ नहीं कर रही है? देखिए, कपिल फिर मैं आपको बुलाऊंगा। ये जो बात कर रहे हैं, हमारा किसी प्रकार का कोई सक्रिय कार्यकर्ता नहीं था,
दूसरी बात जो आप पर है, एनआई द्वारा कार्रवाई की जा रही है, एक अपराधी को छोड़ दिया जाता है और 2 अपराधी जो इस कन्हैया हत्याकांड से जुड़े हुए हैं अभी भी पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं। ये सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई है और इनकी जो पैरवी गलत ढंग से हुई है, मेरा मानना है तुष्टीकरण पे चलने वाली है सरकार, ये किसी के साथ न्याय तो नहीं। बीजेपी का आरोप तुष्टीकरण का लगातार तमाम तरह से उदयपुर के मुद्दे उठे, लेकिन कपिल शिवाली उदयपुर संवाददाता, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठे, यहाँ पे लोगों के और जनता के सवाल उठे और कुछ फोटोग्राफ भी लगातार इस तरीके से दिखाए जा रहे हैं कि उसकी पार्टी से कार्यकर्ता ताल्लुक रखता है। आज की डिबेट जिस तरीके से हुई चुनाव एक्सप्रेस की उदयपुर, उसमें क्या कहें कपिल, आपका सारे मुद्दे उठे? बिल्कुल, देखिए पूरी जोश खरोश के साथ में राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर थे और उन्होंने कोशिश की कि सारे मुद्दे जो है वो न्यूज 18 के चुनाव एक्सप्रेस के माध्यम से वोटर्स तक पहुंचे, या फिर सरकार ने काम किए हैं या फिर बीजेपी ने किस तरह के मुद्दे उठाए, वो सारी बातें यहाँ पर हुई है और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण से पूरे जोश खरोश के साथ में मुद्दे उठाए गए। तो इसके लिए उदयपुर की जनता, यहाँ पधारे पैनल के लोग और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मैं विशेष धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उदयपुर के मुद्दे उठाए। बिल्कुल, कुल मिलाकर उदयपुर के मुद्दे चाहे विकास के हों या फिर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे हो और धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही हो, सांप्रदायिकता की बात की जा रही है, देखना ही दिलचस्प होगा कि उदयपुर के लोग इस बार वोट किस आधार पर, किस मसले पर देते हैं। उदयपुर चुनाव एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मुलाकात होगी सिरोही में चुनाव एक्सप्रेस के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।